नाजरीन, आज हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान का नया नक्शा जारी कर दिया है। याद रहे कि नक्शा पहले 1940 की दहाई में जारी किया गया था, फिर 1976 में हमारा सरकारी नक्शा जारी हुआ था। उसके बाद अब हुकूमत ने पाकिस्तान का सरकारी नक्शा जारी किया है। इस सरकारी नक्शे को जारी करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो भारत ने नक्शा जारी किया है उसमें भारत ने गिलगित बल्तिस्तान को मकबूजा कश्मीर का अपना हिस्सा दिखाया। हमने उसको वहाँ से काट के अपने नक्शे में जाहिर किया है। हमने उसको अपने मुल्क में जम नहीं किया। बहुत सारे लोगों को इस बात पर कंफ्यूजन है और गलत फहमी है कि हमने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में जम कर दिया है। जनाब, जम नहीं किया है। गिलगित बल्तिस्तान की अपनी हैसियत मौजूद रहेगी और आज़ाद कश्मीर की अपनी हैसियत मौजूद रहेगी। आज़ाद कश्मीर की अपनी असम्बली, अपना वज़ीर आज़म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान की अपनी असम्बली और वज़ीर आला रहेगा। अब आगे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। जनाब, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट से आपको आगाही मिल सके। शुक्रिया। इस ब्रीफिंग की सदारत शाह महमूद कुरैशी साहब ने की और इस ब्रीफिंग में 40 के करीब लोग मौजूद थे, जिनमें 18 से 20 सहाफ़ी हजरात थे। इनमें ARY से साबिर शाकिर साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे, नदीम मलिक साहब थे समा से, इमरान हम थे GN से, मतीन हैदर थे और फिर इसी तरह सीनियर सहाफ़ी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। सियासतदान भी थे जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से, अपोजिशन से शाहिद हुसैन सईद, पीपल्स पार्टी से शीरी रहमान साहिबा थे, हुकूमत से शाह महमूद कुरैशी थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज थे, शफकत महमूद थे, असद उमर थे। इसके अलावा रिटायर्ड जनरल्स भी मौजूद थे, जिनमें जनरल अमजद शुएब थे, जनरल एजाज अवान साहब थे और जनरल नईम खालिद लोधी साहब थे, जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी दफा भी रह चुके और वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं। इसके अलावा साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अख्तर साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और पाक आर्मी की जानिब से भी सर्विंग ऑफिसर भी मौजूद थे, जिन्होंने आज इस नक्शे पर दरअसल जो ब्रीफिंग दी है वो ब्रीफिंग पाकिस्तान आर्मी की तरफ से दी गई है और बहुत ज़बरदस्त ब्रीफिंग थी। अच्छा, इस नक्शे के बारे में कुछ लोग समझते हैं कि यह नक्शा क्यों बनाया गया है, क्या इसकी वजह है, इसका मकसद क्या है। देखें, ये नक्शा जो है इसको कहा जाता है मदर मैप। अब जितने भी नक्शे हैं वो सारे इसमें से निकलेंगे। मुख्तलिफ तरह के नक्शे होते हैं। किसी भी मुल्क के एक बहुत सारे टाइप्स के नक्शे होते हैं। कम्युनिकेशन मैप फर्ज कर लें। कम्युनिकेशन मैप ऐसा नक्शा होता है जिसमें आपको बताया जाता है इस मुल्क में सड़कें कितनी हैं, कहाँ कहाँ से गुजर रही हैं, रेलवे ट्रैक्स कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं, एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं, आपकी ड्राई पोर्ट्स कहाँ हैं, सी पोर्ट्स कहाँ पे हैं। ये कम्युनिकेशन मैप होता है। एक आपका मैप होता है जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैप, इंतज़ामी नक्शा, जो बताता है कि पाकिस्तान में इंतज़ामी इख्तियारात कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, ज़िला कहाँ पर है, डिवीजन कहाँ पर है, बड़े बड़े जो इंतज़ामी दफातर हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। अलबत्ता ये जो नक्शा है ये मदर मैप है। इसमें से अब सारे नक्शे निकलेंगे। नाज़रीन, हुआ यह कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत को तब्दील किया और भारत ने नक्शा तब्दील कर दिया अपना, और उसने अपने नक्शे में गिलगित को और मकबूजा कश्मीर को शामिल कर दिया। हमने अब अपने नक्शे में गिलगित और मकबूजा कश्मीर को अपने इस नक्शे में शामिल किया है। ये अभी हमारा हिस्सा नहीं बना। ये लोगों को कन्फ्यूजन है, ये क्लियर हो जाए कि ये नक्शा हमारा हिस्सा नहीं बना। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इसके बारे में मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, इसका फैसला गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो है, ये जब रेफरेंडम होगा मकबूजा कश्मीर का, तो उस वक्त फिर कश्मीरी ये फैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है और फिर बाकायदा पाकिस्तान में जम होगा। पाकिस्तान का एक सूबा बनेगा, जैसे
पाकिस्तान के बाकी 4 सूबे। उसके बाद की ये कहानी होगी। अच्छा, सवालात बहुत हुए इस पर, जैसे कि एक सवाल उठाया गया कि जैसे नेपाल ने अपना नक्शा बनाया है अभी, जिसमें उसने जो इलाका काला पानी का इलाका नेपाल का जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा था, उसको नेपाल ने अब अपने इलाके में दिखाया है, अपनी टेरिटरी में दिखाया है। और नेपाल ने इस नक्शे को पार्लियामेंट से मंजूर करवाया और इस पर सबने दस्तखत किए। यह सवाल उठाया गया ब्रीफिंग के दौरान शाह महमूद कुरैशी से। तो इस दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब से सहाफ़ियों ने सवाल किया, साथ वज़ीर कानून फरोग़ नसीम साहब से भी, कि जी जैसे नेपाल ने पार्लियामेंट से मंजूर करवाया है और सदर से दस्तखत करवाए हैं, आप ये नक्शा हमारे सामने जारी कर रहे हैं, आपने इस नक्शे को पार्लियामेंट से मंजूर क्यों नहीं करवाया, सदर से दस्तखत क्यों नहीं करवाए? तो फरोग़ नसीम साहब ने फिर इसकी वजाहत की कि वहाँ का जो कानून है भारत का या नेपाल का हो सकता है, नेपाल के कानून में ऐसी कोई शिक या शर्त हो कि आपने अपने नक्शे को पार्लियामेंट से मंजूर करवाना है। हमारा नक्शा जो है इसके बारे में ऐसा कोई स्टैट्यूट मौजूद नहीं है कि हम इसको पार्लियामेंट से मंजूर करवाएं। इस तरह से सहाफ़ी अमीर अब्बास साहब ने भी शाह महमूद कुरैशी साहब से सवाल किया कि जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने किया है, जो उसने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील की है, जिसके बाद अब भारत ने वहाँ लोगों को जो मिसाइल जारी करना शुरू कर दिए हैं, वहाँ की आबादी के तनासब को तब्दील करना शुरू कर दिया है। तो अगर आज से 40-50 साल के बाद भारत वहाँ की आबादी के तनासब को तब्दील कर देता है, यानी अगर आज वहाँ मुसलमानों की और कश्मीरियों की अक्सरियत है, मुमकिन है आज से 40 या 50 साल के बाद वहाँ के मुसलमान अक़लियत में हो जाएं और जिन भारतीयों को भारत वहाँ पर ला के आबाद करेगा वो अक्सरियत में चले जाएं। तो अगर 40-50 साल बाद वहाँ पर हम रेफरेंडम करवाते हैं मकबूजा कश्मीर में, तो ज़ाहिर सी बात है अक्सरियत तो भारतीयों की हो चुकी होगी और कश्मीरी अक़लियत में चले जाएंगे। तो इस रेफरेंडम का नतीजा ये निकलेगा कि मकबूजा कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन जाएगा। तो अमीर अब्बास साहब ने सवाल किया कि जनाब इसका आप क्या हल निकालेंगे कि जो कुछ मकबूजा कश्मीर में किया है भारत ने उसको अंडू कैसे करेंगे? जो 370 आर्टिकल है 35A उसको बहाल कैसे करेंगे? वहाँ तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये इस वक्त हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। उन्होंने ये कहा कि इस पर हम मुसलसल अपनी कोशिश जारी रखेंगे और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस पर काम करेंगे और हम दुनिया को बताएंगे ये जो नुक्ता है आबादी के तनासब को बदलने का, हम इसको दुनिया के सामने रखेंगे कि भारत वहाँ पे ये करने जा रहा है, ताकि दुनिया को पता चले। और अगर कल को भारत वहाँ पे आबादी के तनासब को तब्दील भी कर दे तो भी दुनिया को पता हो, और कल को कभी रेफरेंडम हो तो उसके ज़ाहिर बात है कि नताइज जो हैं वो दुनिया इस तरह से तस्लीम ना करे। इसके अलावा बहुत सारे सहाफ़ियों की तरफ से सवालात किए गए कि कोशिशें क्या है हुकूमत पाकिस्तान की। कल चूँकि 5 अगस्त है, 5 अगस्त को ज़ाहिरी बात है 1 साल पूरा हो रहा है, तो कोशिशें क्या हैं आपकी, उस पर भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने ब्रीफ किया कि हमने जी इसके ऊपर बहुत सारे इक़दाम उठाए हुए हैं और उठाएंगे। हमने दुनिया को भी बताया है, हमारे मीडिया ने भी कोशिश की है, और मीडिया के हवाले से मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं उन्होंने थोड़ी शिकायत की कि हमारा मीडिया जो है वो शायद पीछे रह गया है, जो शायद इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा। तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने कहा कि ये हमारा जो मीडिया है इस तरह हाईलाइट नहीं कर पा रहा इस चीज़ को। और फिर वहाँ पर सियासी बात भी हुई। पाकिस्तानी मीडिया की बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि इस मुद्दे पर ताकत से रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, जैसे कि ज़रूरत है इस बात की। कोई भी सियासी डेवलपमेंट होती है मीडिया का रुख दूसरी तरफ हो जाता है। अच्छा, जो शमशाद अख्तर साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग इसकी तनकीद करते हैं कि ये जो नक्शा है इसकी क्या अहमियत है या सड़क का नाम तब्दील करने की क्या अहमियत है। उन्होंने ये मुद्दा उठाया, जो सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं पाकिस्तान के, जो सफ़ीर रहे हैं, वो सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, और अयूब खान के बाद से वो तकरीबन 40 साल मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ उन्होंने काम किया।
उन्होंने कहा कि मैं इस बात की तायद करता हूँ कि हुकूमत ने ये जो काम किया है बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इसकी अपनी एक अहमियत है डिप्लोमेसी के अंदर। जो नक्शा है इसको लाना, या अगर आप कोई तराना लेकर आते हैं या आप किसी सड़क का नाम तब्दील करते हैं, तो आप इन चीज़ों को, इन इक़दामात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इनकी अपनी एक अहमियत है और ये अहमियत रहती है। तो उन्होंने कहा कि जी कि हमें दुनिया को बतलाना चाहिए कि भारत क्या मजालम वहाँ पर डाल रहा है जिस पे हम नाकाम रहे हैं। बड़ी ही उन्होंने अहम बात की। फिर जनरल नईम लोधी साहब थे, उन्होंने ये बात की कि मीडिया से आप शिकायत कर रहे हैं। मीडिया हर अव्वल दस्ता है, लेकिन हर अव्वल दस्ते का काम सिर्फ माहौल बनाना है, जंग लड़ना नहीं है। जंग लड़ने के लिए किसी और दस्ते को सामने आना पड़ेगा। जिधर इशारा यह था कि फौज जो है वो अमली कदम उठाए, तो जनरल एजाज ऐवान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनके तासरात भी यही थे कि वो जनरल लोधी साहब की तायीद कर रहे थे कि हमें अमली तौर पर कोई कदम जो है वो उठाना पड़ेगा। खैर, ये एक बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त है, हमें इसको सराहना चाहिए। बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि कश्मीर हाईवे जो इस्लामाबाद में, इसका नाम तब्दील करके इसका नाम श्रीनगर हाईवे क्यों रखते हैं? उससे क्या कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? या जो तराना हमने जारी किया है, तो क्या इस तराने से क्या कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? भाई, कश्मीर तो वैसे भी आज़ाद नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी सलाहियत इस वक्त नहीं है कि हम अगले 14 दिन में कश्मीर आज़ाद करवा लें। कश्मीर की आज़ादी का एक रोड मैप होगा। जब तक हम आज़ाद नहीं करवा लेते तब तक हम क्या करें? आखिर हमने कोई तो हिकमत अमली इख्तियार करनी है ना। अगर हमने इस इशू को ज़िंदा रखना है, किताबों में ज़िंदा रखना है, मीडिया पे ज़िंदा रखना है, असम्बली में ज़िंदा रखना है, अपने आने वाली नस्लों को बताना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप छोटे से छोटे और इस किस्म के फैसले लें। अब देखें, जब ये सड़क का नाम जैसे ही तब्दील होगा तो लोग पूछेंगे कि श्रीनगर हाईवे क्यों रखा है, तो इसका जवाब ये होगा कि श्रीनगर हाईवे यूँ रखा है कि श्रीनगर जो है वो मकबूजा कश्मीर का दारुल हुकूमत है और वहाँ पर कब्जा हुआ है, लिहाजा इसका नाम श्रीनगर है। तो ये छोटे छोटे जो कदम होते हैं या इक़दामात होते हैं या हिकमत अमली होती है, इसकी अपनी अहमियत होती है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, तरानों से कश्मीर तो वाकई आज़ाद नहीं हो सकता, लेकिन तरानों की अपनी अहमियत है, वलवला होता है, जोश व जज्बा होता है, आप इशू को जिंदा रखते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।